विषय बहुत दिलचस्प है। मैं उसके 3 पहलुओं पर केवल आपके बीच में बात करूंगा। एक सवाल तो यह है कि ये भारत का संविधान चीज क्या है। हमारे देश में बहुत सारे विद्वान लोग ये कहते हैं कि कुछ समझदार नेता थे, कुछ विदेश से पढ़ के आए हुए लोग थे, उन्होंने दुनिया देखी थी। उसके बाद उन्होंने सोचा कि दुनिया में आधुनिक भारत बनाने के लिए हमें एक नया संविधान बनाना चाहिए। क्या वाकई में भारत का संविधान कुछ विद्वान मस्तिष्कों से निकली हुई चीज है? नहीं। हमारे स्वतंत्रता संग्राम की एक खास बात है, उसे रिविजिट करने की आवश्यकता है। और हमारे स्वतंत्रता संग्राम की खास बात यह है कि उसमें लोग जेल जा रहे हैं, उसमें लोग आंदोलन कर रहे हैं, उसमें भगत सिंह जैसे 23 वर्ष के नौजवान फांसी के तख्ते पे चढ़ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो बहस भी कर रहे हैं। पूरे देश भर में अलग अलग आंदोलन की, स्वतंत्रता आंदोलन की धाराएं हैं, उनका लक्ष्य एक है, लेकिन उसके साथ साथ उनके बीच में बहस भी चल रही है, संवाद भी चल रहा है। मुझे बहुत आश्चर्य होता है जब मैं पढ़ता हूं भगत सिंह को 23 वर्ष में वो फांसी चढ़ गए, और उसके पहले, जेल जाने के पहले और जेल के दौरान भी वो जिस तरीके की गंभीर बातें लिख रहे हैं जिन पर देश में चर्चा हो रही है। मेरी बहुत सारी राजनीतिक असहमतियां हो सकती हैं महात्मा गांधी से, लेकिन गांधी जी भी उस पूरी प्रक्रिया में एक बहस छेड़े हुए, नेहरू भी एक बहस छेड़े हुए हैं, समाजवादी आंदोलन के उस जमाने के जो नेता हैं जयप्रकाश नारायण जी, नरेंद्र देव जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, ये बहस छेड़े हुए हैं, और कम्युनिस्ट आंदोलन के उस जमाने के जो नेता हैं वो भी एक बहस छेड़े हुए हैं। पूरे देश में मंथन चल रहा है। मंथन के 3 विषय हैं मोटे तौर पर। पहला विषय तो यह कि हम गुलाम हुए क्यों। हम इतनी पुरानी सभ्यता, दुनिया के तमाम सारे कबीले हमारे यहाँ पर आए, दुनिया के सारे धर्म हमारे यहाँ पर आए, इसके बाद भी हम अपना विकास करते रहे, लेकिन ये अचानक अंग्रेजों के गुलाम हम हुए तो हुए क्यों। दूसरा सवाल ये था कि अब अगर गुलाम हो गए तो इससे आजाद होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कौन सा रास्ता है। और तीसरा सवाल था, मुख्य सवाल ये कि अगर लड़ाई के बाद हम अगर आजाद हो गए तो हम कहां जाएंगे, उस आजादी को किस तरीके से बचाएंगे, और उसके बाद एक सभ्य भारत का निर्माण कैसे करेंगे ताकि वो दोबारा से गुलाम न हो। मोटे तौर पर ये 3 बहसें चल रही है। एक तरफ तिलक है, एक तरफ लाला लाजपत राय है, एक तरफ जयप्रकाश नारायण है, एक तरफ महात्मा गांधी है, और एक तरफ भगत सिंह सहित वामपंथियों की धारा है, और ये बहस पूरे समाज में चल रही है। भारत का संविधान 1919 के बाद, खासतौर से 1857 की लड़ाई के बाद आमतौर से, लेकिन जलियांवाला बाग की घटना के बाद से खासतौर से पूरे देश भर में जो बहस चली है उनका निचोड़ है। भारत की जनता का यह निचोड़ है कि जिन वजह से हम गुलाम हुए थे, अब हमें वो हालात नहीं चाहिए। हमें उन सारी बुराइयों को बदलना है, और हमें इस देश को उन बुराइयों को बदलते हुए एक विकसित सभ्य समाज के रूप में विकसित करना है। क्या निष्कर्ष था उनका? मार्क्स ने, दूर बैठे थे मार्क्स तब लंदन में, वो भारत के बारे में किताब लिखा करते थे, और उन्होंने उसमें बहुत सारी टिप्पणियां की, लेकिन 2 टिप्पणियां उनकी बहुत महत्वपूर्ण थी। उनकी पहली टिप्पणी तो ये थी कि इस देश के गांव जो हैं वो इतने ज्यादा आपस में ही गुथे हुए हैं कि उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि कौन उनका राजा है, कौन उनका बादशाह है। उनका एक पुरोहित है, उनका एक जमींदार है, ये दोनों मिलकर उनके गांव को चला लेते हैं। उनकी बढ़ई की जरूरत पूरी करने के लिए, कुमार की जरूरत पूरी करने के लिए, जुलाई की जरूरत पूरी करने के लिए उनके गांव में लोग हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। डिटैच्ड हैं। इस डिटैचमेंट को किस तरीके से दूर किया जाए, उस जनता को ये किस तरीके से महसूस कराया जाए कि ये गांव देश नहीं है, ये देश तुम्हारा है। इस गांव में केवल जमींदार या किसी पुरोहित के कहने पर तुम्हें नहीं चलना, बल्कि देश को चलाना है। आम जनता की भागीदारी किस तरीके से होनी चाहिए,
और दूसरी बात उन्होंने जो नोट की कि ये समाज इस तरीके से विभाजित है, इस कदर विभाजित है कि गांव में रहने वाले गरीब को, गांव में रहने वाले शूद्र को, दलित को, पिछड़ी जाति के लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता, कोई आए कोई जाए, उन्हें मालूम है कि उनके हालात तो ऐसे ही रहते हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा कि ये समझदारी खत्म करनी पड़ेगी कि कुछ बड़े लोगों का ही देश है, बाकी सारे लोगों को तो चाहे अंग्रेज आ जाए या कोई और पार्टी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको भी खत्म करना पड़ेगा। हमारे पुरखों ने इस बात को नोट किया कि हम गुलाम कैसे हो गए। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात नोट की। आप अगर संविधान सभा की बहस में जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, ये दुनिया का एकमात्र ऐसा संविधान है, भारत का संविधान, जिसमें नागरिकों के कर्तव्यों में भी ये बात लिखी गई है कि भारत में पैदा होने वाले नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो अपने अंदर वैज्ञानिक रुझान विकसित करेगा, साइंटिफिक टेम्पर विकसित करेगा और समाज के अंदर भी वैज्ञानिक रुझान विकसित करेगा। क्यों? एक लड़ाई होती है, दो सेनाओं के बीच में युद्ध चल रहा है। महाराजा रणजीत सिंह की सेना थी। अचानक सामने वाली सेना देखती है कि रणजीत सिंह की सेना ने हथियार डाल दिए। उन्होंने अपने जासूसों से पूछा कि ये लड़ाई बीच में रुक कैसे गई। उन्होंने उनको जाकर ये बताया कि ये जिस परंपरा के लोग हैं वहां पर ये माना जाता है कि अगर सूर्य ग्रहण पड़ता है तो जब तक सूर्य ग्रहण पड़ता है तब तक लोहे को हाथ नहीं लगाया जाता, इसलिए ये लोहे की तलवारों को हाथ नहीं लगाएंगे। और दुर्भाग्य से वो सूर्य ग्रहण 45 मिनट का था। 20 मिनट में सामने वाली सेना ने इस पूरी सेना को काट पीट कर बराबर कर दिया। इतिहास बदल गया। एक और कहानी इतिहास में दर्ज की है। अल बैरूनी नाम का एक इतिहासकार आया था। वो जब सोमनाथ के मंदिर पे महमूद गजनवी का हमला हुआ था, वो लुटेरा था, वो लूटने के लिए आया था, इस्लाम का प्रचार करने के लिए नहीं आया था। जब वो लुटेरा वहां पर आया तो उसने, अल बैरूनी ने अपनी किताब में लिखा है कि वो 1200 घुड़सवारों के साथ आया था। 1200 घुड़सवारों की सेना थी। लेकिन जिस वक्त उसने सोमनाथ के मंदिर पर हमला किया, उस वक्त सोमनाथ के मंदिर में पुजारी, पंडो और बाकी काम करने वाले, मतलब केवल बाल बनाने वाले का काम करने वाले, केवल खाना बनाने का काम करने वाले लोगों की संख्या ही 1200 थी। और सारे पंडे और पुजारियों को अगर जोड़ लिया जाए तो 5000 से ज्यादा लोग थे। अल बैरूनी लिखता है कि अगर मंदिर की दीवार पर खड़े होकर केवल पत्थर फेंकने का काम करते तो अभी महमूद गजनवी लौट जाता लूटे बिना। लेकिन वो ये सब करने की बजाय घंटा बजा रहे थे और शंकर भगवान को बुला रहे थे कि हमारी रक्षा करने के लिए आ जाओ। शंकर भगवान ने भी सोचा होगा कि उल्लू के पट्टो, जब तुम रक्षा नहीं कर सकते तो मैं भी हिमालय से जब तक पहुंचूंगा तब तक बहुत देर हो जाएगी। हमारे पुरखों ने यह सोचा कि ये अंधविश्वास, अंधश्रद्धा, ये विज्ञान की जानकारी के न होने की बहुत कीमत चुकाई है हमारे देश ने। उन्होंने कानून बनाया कि भारत के नागरिक का कर्तव्य है कि वो अंधविश्वास, अंधश्रद्धा के खिलाफ अपने अंदर वैज्ञानिक चेतना विकसित करने का काम करेगा। हमारे संविधान में ये बात लिखी गई कि ये देश सबका है, ये महसूस कराना चाहिए। इन सारे संघर्षों के दौरान जो विमर्श चला, जो मंथन चला, उस मंथन का नतीजा है भारत का संविधान। 5000 वर्ष में 5000 वर्ष की लिखित सभ्यता है हमारे देश में। उस 5000 वर्ष में कन्नड़ में, मलयालम में, तमिल में, संस्कृत में, हिंदी में, उर्दू में, बंगला में, असमिया में, इस देश की तमाम सारी भाषाओं में लाखों ग्रंथ लिखे गए हैं। अद्भुत साहित्य है हमारे पास, बढ़िया साहित्य है, कविताएं हैं, कहानियां हैं। लेकिन इन 5000 साल में लिखी गई इस देश की सारी भाषाओं की किताबों में एक भी किताब ऐसी नहीं है जिसमें ये लिखा हो कि सारे लोग बराबर हैं। कहीं वर्णाश्रम के हिसाब से बांटा गया, कहीं जातियों के हिसाब से बांटा गया, कहीं भाषाओं के हिसाब से बांटा गया, ऊंच नीच की गई। भारत का संविधान वो पहली किताब है जिसने कहा कि भारत की जमीन पर रहने वाले लोग सारे बराबर हैं। कोई अगर दूसरे को नीचा समझने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये पहली किताब है। इस देश में बहुत महान परंपरा रही है, लेकिन सीता को भी अन्याय का सामना करना पड़ता है, द्रौपदी को भी अन्याय का सामना करना पड़ता है। महिलाओं के कोई अधिकार नहीं होते,
इवन गार्गी भी जब याज्ञवल्क्य से बहस करती है और जब याज्ञवल्क्य निरुत्तर हो जाते हैं, गार्गी से भी कहा जाता है कि महिलाओं की हैसियत में रहो, अगर एक भी सवाल पूछोगी तुम्हारी गर्दन कटकर अलग हो जाएगी। उस देश में ये पहला किताब है जिस किताब में लिखा गया है कि महिला और पुरुष के अधिकार बराबर होंगे। इसलिए खतरे में केवल बाबा साहब अंबेडकर की लिखी हुई किताब नहीं है, खतरे में पिछले 5000 साल में ज्योतिबा फुले से लेकर लाल झंडे के लोगों तक, कबीर से लेकर भगत सिंह तक, इन सारे लोगों ने जितनी भी कुर्बानियां करके इस देश की चेतना को जो आगे बढ़ाया है, उसको वो कुंद करके अंधेरे की ओर ले जाना चाहते हैं। लेकिन इस देश की जनता ऐसा होने नहीं देगी। इस देश के संविधान की रक्षा की जाएगी और उसको व्यापक बनाया। दुर्भाग्य की बात यह है कि वो लोग जो संविधान को नहीं मानते, जो संविधान के दुश्मन हैं, आज वो सरकार में आकर बैठ गए। अब मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता कि वो कैसे आ गए, बाकी के लोग क्यों नहीं आ पाए, लेकिन फिलहाल वो आ गए। और जैसा कि अभी यहां पर बोला गया, ये अकेला ऐसा संगठन है इस देश की जमीन पर जो भारत के संविधान में विश्वास नहीं करता। जैसे ही संविधान सभा का गठन हुआ, ये 3 बार डेलीगेशन लेकर आरएसएस के लोग 3 बार अपना प्रतिनिधि मंडल लेकर बाबू राजेंद्र प्रसाद के पास गए, जो संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे और राष्ट्रपति भी थे, और उनसे जाकर ये कहा कि हमें किसी संविधान की आवश्यकता नहीं है, ये संविधान पाश्चात्य धारणा है, ये लोकतंत्र मुंड गणना है जिसमें हर आदमी का एक वोट होगा, मैले कुचैले कपड़े पहनकर जो पढ़ना लिखना नहीं जानता उसका भी एक वोट होगा, और जो समाज के बड़े लोग हैं, और बड़े कौन थे आप जानते ही हैं, उनका भी एक वोट होगा। ये हेड काउंट हमको नहीं चाहिए, ये मुंड गणना हमको नहीं चाहिए। हमारे यहाँ 5000 साल पुराना एक संविधान मौजूद है जिसका नाम मनुस्मृति है, उसके आधार पर इस देश में राज चलाया जाना चाहिए। इन्होंने 3-3 बार ज्ञापन दिए। इनमें जरा भी नैतिकता है? अगर नरेंद्र मोदी अपने आप को आरएसएस का कार्यकर्ता मानते हैं, तो जब वो भारतीय संविधान पर हाथ रखकर उसकी रक्षा करने की झूठी शपथ खाते हैं, तब उनको ये भी बताना चाहिए कि हमारा संगठन इस संविधान के खिलाफ था। उन्होंने मांग की कि नहीं बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस देश को मनुस्मृति के आधार पर चलना चाहिए, और उन्होंने केवल इतना ही नहीं कहा, बल्कि उन्होंने इसके लिए कुछ साधु संतों को इकट्ठा करके जुलूस भी निकलवाए। उन्होंने यहां तक कहा कि ये तिरंगा झंडा नहीं बनना चाहिए, ये 3 रंग अशुभ होते हैं, 3 की संख्या अशुभ होती है। हालांकि उनको ये नहीं मालूम कि 3 की संख्या अंग्रेजों की जो कल्चर है वहां पर अशुभ होती है। हमारी संस्कृति में तो इस सृष्टि के जो कर्ता है वो 3 ही माने जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। लेकिन आरएसएस का भारत की संस्कृति से कोई लेना नहीं है, भारत की परंपरा से कोई लेना देना नहीं है। कहने की जरूरत नहीं है कि वो जो नेकर पहनते हैं वो हनुमान जी से लेकर राम जी तक किसी ने पहनी कभी नेकर। वो जो टोपी लगाते हैं वो किसी देवी देवता ने लगाई। वो टोपी लेकर आए हैं मुसोलिनी से, नेकर लेकर आए हैं हिटलर से, और ये वाला नमस्कार जो करते हैं वो भारत में कहीं नहीं होता। लोग हाथ जोड़ते हैं, लोग आदाब करते हैं, लोग पैर छूते हैं, लेकिन ये वाला नमस्कार भी वो हिटलर से लेकर आए हैं। उन्हें भारतीय संस्कृति से कोई मतलब है नहीं, न तब था न आज है। बस उन्हें कैसे भी कुछ मुट्ठी भर लोगों का राज चलाना है। उन्होंने यहां तक कहा, उनका जो अखबार निकलता है ऑर्गेनाइजर, उसमें वो संविधान सभा की बहस के दौरान तब तक SC/ST एक्ट का कानून नहीं बन पाया था। उन्होंने यहां तक लिखा कि एक महार के हाथ का, एक शूद्र के हाथ का बना हुआ संविधान इस देश की जनता कभी मंजूर नहीं करेगी। और आज वही लोग सत्ता में हैं, और इसीलिए उनकी निगाह सबसे पहले उस संविधान के ऊपर है। वो संविधान को खत्म कर देना चाहते हैं। अभी उनको मालूम है कि इस देश की जनता की इस संविधान में, इसकी समानता के सिद्धांत में आस्था है, तो अभी वो सीधे उस पर हमला नहीं कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे करके वो उसको पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहते हैं। आप उनकी नीतियां देख लीजिए क्या है। हमारी लड़कियां बैठी हुई है जंतर मंतर पर, हमारी बेटियां है। ऐसे ऐसे मुकाबलों में गोल्ड मेडल और मेडल जीत कर आई जहां पे आज तक हिंदुस्तान का कोई खिलाड़ी जीत नहीं पाया, वहां से वो लड़कियां जीत के आई। चाहे वो साक्षी मलिक हो, चाहे वो विनेश फोगाट हो। किस लिए बैठी हुई है वहां?
वो राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है। उनका ये कहना है कि ये जो बीजेपी का सांसद है गुंडा ब्रजभूषण शरण सिंह, उसने हमारे साथ दुराचार किया, हमारा यौन उत्पीड़न किया। और वो यौन उत्पीड़न कितने गंदे तरीके से किया गया, उनकी एफआईआर दिल्ली के अखबारों ने छापी है, जिन्हें पढ़कर बेचैनी होने लगती है, विचलित होने लगता है मन। हमारी बेटियां जो दुनिया के अखाड़ों में दुश्मनों को, सामने वाले खिलाड़ियों को चित करके लौट कर आ रही है, वो जंतर मंतर में बैठी हुई है। उनमें से एक लड़की ने अपने बयान में कहा कि हम धरने पर बैठने के पहले खुद नरेंद्र मोदी जी को भी बताकर आए थे कि हमारे साथ ये हुआ है, कुछ कार्रवाई कीजिए। लेकिन पूरी की पूरी सरकार उस ब्रजभूषण शरण सिंह के पक्ष में खड़ी हुई है। इसलिए नहीं कि गोंडा की सीट जीतना बहुत जरूरी है, इसलिए कि मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि औरत केवल भोग्या होती है, उसको किसी भी तरीके का अधिकार नहीं है। वो दिल्ली में बैठी हुई लड़कियों को, जिनको लेकर पूरी दुनिया में थू-थू हो रही है, उनके बारे में भी कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। अभी जब कर्नाटक में थोड़ी सी खिंचाई हुई है, थोड़ा सा डर पैदा हुआ है, तो लड़कियों को बुला के बातचीत करने लगे। ये मनुस्मृति है, जहां पर स्त्री को शूद्राति शूद्र कहा गया है, शूद्रों से भी गई बीती होती है, उसको कोई अधिकार नहीं होता। ये लागू की जा रही है नीति व्यवहार में, ये लागू की जा रही है नीति व्यवहार में, जिसके आधार पर वो लेकर आए नोटबंदी। मनुस्मृति क्या कहती है? मनुस्मृति ये कहती है कि छोटी जाति, जो जिनको वो छोटी जाति मानते हैं, कुछ खास लोगों को छोड़कर शूद्रों के पास, इन गरीब जातियों के पास, छोटी जातियों के पास अपना कुछ भी नहीं होना चाहिए। जो कपड़े पहनते हैं वो भी दिए हुए होने चाहिए, जिस झोपड़ी में रहते हैं वो भी जमींदार की होनी चाहिए, जिन बर्तनों में खाना खाते हैं वो भी उनका ही होना चाहिए। ये मनु बाबा लिख के गए हैं। और क्यों कि अगर उनके अपने पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन से जो संतान पैदा होती है, उस पर भी वो हमारी संतान है, ये एहसास नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर उन्हें लगा कि ये मेरा है, तो उसको और अच्छा बनाने की कामना करने लगेंगे, और उसके बाद ये समाज चल नहीं पाएगा। एक जगह वो लिख कर गए कि ये जो शूद्र है, अगर तुम्हारे घर में कोई शादी तीज त्योहार बनता है और पकवान बनते हैं उन्हें, और वो बच जाते हैं, इन्हें खाने के लिए मत दो। क्योंकि अगर उन्होंने ये खाना खा लिया, उनको ये मालूम पड़ जाएगा कि तुम कितना अच्छा भोजन करते हो, फिर उनके मन में ऐसा खाना खाने की इच्छा होगी, फिर ये समाज नहीं चल पाएगा। इसलिए मनु लिख के गए कि 72 घंटे तक सड़ाने के बाद उच्छिष्ट भोजन के रूप में उनको दो, ताकि उनको स्वाद नहीं मालूम पड़े। ये नीतियां लागू की जा रही है, उच्छिष्ट भोजन बांटा जा रहा है 5-5 किलो के रूप में। ये नीतियां लागू की जा रही है जब पूरी तरीके से महिलाओं से और गरीबों से और दलितों से संपत्ति रखने का, पैसा रखने का अधिकार छीना जा रहा है। ये नोटबंदी क्या है? नोटबंदी लाने के बाद उन्होंने कहा कि अब ये मोबाइल फोन से ट्रांजैक्शन होगा, डिजिटल कैशलेस डिलीवरी होगी। 61% जमीन इस देश की ऐसी है जहां पर इंटरनेट का कवरेज नहीं जाता। 99% इस देश की महिलाएं ऐसी हैं जिनके पास या तो बैंक का खाता नहीं है, एटीएम का कार्ड नहीं है, और अगर एटीएम का कार्ड है भी तो पति देवता की जेब में रखा हुआ है, उनके पास नहीं है। वो मोबाइल पर ट्रांजैक्शन करना नहीं जानती। वो महिलाएं गायब हो जाएंगी, वो गरीब किसान गायब हो जाएगा अर्थव्यवस्था में से, और वो लौट कर वहीं पर पहुंच जाएगी जहां पर मनु महाराज ने लिखा था, पैसा केवल उन्हीं के पास हो। वो जीएसटी का कानून लेकर आए। जीएसटी का कानून क्या है? जीएसटी का कानून ये है कि आपकी 20-50 हजार की भी अगर दुकानदारी चलती है तो आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रखना पड़ेगा, एक डाटा एंट्री ऑपरेटर भी रखना पड़ेगा, एक कंप्यूटर भी लेना पड़ेगा। दिन भर की दिहाड़ी निकलती नहीं है दुकान में से, कौन रखेगा उसको? ये सारी छोटी दुकान गायब होंगी और सारे बड़े धंधे में वही आ जाएंगे, बड़ी बड़ी मॉल लेकर, मोबाइल से डिलीवरी लेकर, और अंततः ये छोटे दुकानदार जिनमें पिछड़ी जातियों के, गरीब जातियों के लोग, जिन्हें कोई रोजगार नहीं मिला, वो गांव में और शहर में दुकान खोलकर बैठ गए, वो भी गायब हो जाएंगे। ये मनुस्मृति को लागू किया जाना है। बड़ी मुश्किल में हजारों साल की जड़ता टूटी थी जब आरक्षण का कानून लेकर आए थे। आरक्षण मेहरबानी नहीं थी, आरक्षण अंतिम समाधान भी नहीं है, लेकिन आरक्षण कम से कम पोलियो की 2 बूंद की खुराक तो थी। आरक्षण के लागू होने के बाद गरीब जातियों के, जिन्हें वो शूद्र कहा करते थे, उनके बहुत सारे लोगों को पढ़ने लिखने का मौका मिला।
नौकरियों में जाने का मौका मिला, और एक गांव का गरीब भी अगर शहर में पहुंच गया मास्टरी की नौकरी करने के लिए, उसने अपने भतीजे को भी बुला लिया, भांजे को भी बुला लिया, बेटी को भी बुला लिया, सारे लोगों ने पढ़ाई की और धीरे धीरे करके समाज के अंदर थोड़ी बहुत हलचल पैदा हुई, थोड़ी बहुत वो पुरानी जड़ता थी वो टूटी। लेकिन मनु महाराज कह गए कि शूद्र के पास अपना कुछ नहीं होना चाहिए, नौकरी भी नहीं। मनुस्मृति को लागू करना है, निजीकरण का कानून लेकर आ गए। आरक्षण मिलेगा कहां? आरक्षण मिलेगा सरकारी नौकरियों में, पब्लिक सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर की बैंक में। जब उनको ही खत्म कर दिया जाएगा और उनके जरिए सब कुछ निजीकरण कर दिया जाएगा तो आरक्षण मिलेगा कहां? वहीं पे भैंस दोबारा से पानी में पहुंच जाएगी। तो वो केवल मनुस्मृति को मानते नहीं है, बल्कि मनुस्मृति से व्यवहार भी कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि समर्थ लोगों का दोष कुछ भी नहीं होता। 1992 में 5 भाई अहमदाबाद की एक चौल में रहा करते थे। मोदी जी मुख्यमंत्री बन के पहुंचते हैं और वो मोदी जी के साथ गठबंधन करके गुजरात के नंबर 1 बन जाते हैं। मोदी जी दिल्ली आते हैं, वो वहां पर मोदी जी के साथ दहेज में दिल्ली आ जाते हैं और गठबंधन करके हवाई अड्डे खरीद लिए, बैंकें खरीद ली, खदानें खरीद ली, कोयले की खदानें खरीद ली, सारी सरकारी योजनाएं खरीद ली और अब दुनिया के नंबर 2 बन गए ये चोरी करते करते। उनका नियम ही है कि बड़े लोगों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, छोटे लोगों को नहीं, छोटे लोगों को दबा के रखना चाहिए। तो ये केवल मनुस्मृति में विश्वास नहीं रखते बल्कि उसको लागू भी कर रहे हैं, और वो लागू करते करते कहां जाएंगे आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। सावरकर जो इनके विचार पुरुष हैं, सावरकर जिनके जन्मदिन पर इन्होंने नई संसद का उद्घाटन किया है, सावरकर अपनी किताब में लिख कर गए हैं। सावरकर ने हिंदुत्व का शब्द दिया था और सावरकर किस तरीके से अंग्रेजों की सेवा करते थे वो बात आप लोग प्रबुद्ध लोग हैं, आपके बीच में दोहराने की आवश्यकता नहीं है, वक्त खर्च होगा उससे। वो सावरकर इस बात को लिख के गए हैं कि हमारे यहाँ सबसे पूजनीय 4 वेद, लेकिन 5वां वेद है मनुस्मृति। इसी के आधार पर भारतीय समाज को चलाया जाना चाहिए। और आरएसएस के जो प्रमुख हुए जिन्होंने कुछ लिखा है, उनका नाम था MS गोलवलकर। वो बार बार इस बात को दोहरा के गए हैं कि हमें न केवल उस पुराने जमाने की बहाली करनी है, बल्कि उन्होंने तो बहुत खतरनाक बात भी बोली थी। हम में से बहुत सारे लोग जब हम ब्राह्मणवाद की बुराई करते हैं तो हमारे बहुत सारे साथी जिनके सरनेम में ब्राह्मण लगा हुआ है उनको तकलीफ होती है कि जैसे हम उनके खिलाफ बोल रहे हैं। मनुस्मृति जिस ब्राह्मणवाद की बात करती है उसमें भी ब्राह्मणों के लिए नहीं है। गोलवलकर साहब ने लिखा है कि इस देश में केवल 2 शुद्ध रक्त ब्राह्मण बचे हैं। एक चित्पावन ब्राह्मण है जो पुणे के आसपास रहते हैं और दूसरे नंबूदरी ब्राह्मण है जो केरल में रहते हैं। इनकी संख्या मुश्किल से 20-25 लाख के आसपास होगी। अहमदाबाद की यूनिवर्सिटी में बोलते हुए गोलवलकर साहब ने कहा कि हमें बाकी की नस्ल का भी शुद्धिकरण करना है। आप समझ रहे हैं शुद्धिकरण का मतलब? विद्यार्थियों ने पूछा कैसे करेंगे? उन्होंने कहा कि हमारे पुरखों ने यह जो प्रथा चलाई थी कि किसी भी परिवार में पहली संतान की उत्पत्ति नंबूदरी ब्राह्मण से होनी चाहिए, उसी तरीके की प्रथा चला के हम एक बार फिर भारत को शुद्ध नस्ल का बनाने की कोशिश करेंगे। ये ऐसे घिनौने उनके विचार हैं जिन्हें वो इस देश में लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सवाल केवल आसन्न खतरे का नहीं है कि वो सरकारें खरीद लेते हैं, पार्टियां खरीद लेते हैं, लोकतंत्र को मखौल बना देते हैं, चुनाव में करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, सारे मीडिया को खरीद के रखा है। आसन्न खतरा नहीं है, खतरा दूरगामी भी है। और दूरगामी खतरा ये है कि वो इस भारत ने सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से, मानवाधिकार के रूप से, सभ्यता के रूप में जो थोड़ा बहुत विकास किया था उस पूरे के पूरे विकास को अवरुद्ध कर देना चाहते हैं। और जिसको वो लेकर आए हैं उसका नाम है सांप्रदायिक हिंदुत्व। अभी मैं पढ़ रहा था नेट पर, उत्तराखंड के एक कस्बे में वहां के लोगों ने फैसला किया है कि वो मुसलमान विहीन कस्बा होना चाहिए। एक मुस्लिम फैमिली रहती थी, उसको भी धकेल के उन्होंने गांव से बाहर निकाल दिया। मगर ये क्या केवल मुसलमानों के खिलाफ है? नहीं, मुसलमानों के नाम पर उन्हें लामबंदी करना आसान होता है, हिंदू खतरे में कहकर उन्हें ये सब करना बहुत आसान होता है, लेकिन वो दरअसल सबके खिलाफ है। कुछ मुट्ठी भर लोगों को छोड़ के, चित्पावनों और नंबूदरियों को छोड़कर वो उनके लिए बाकी की सारी नागरिकता 2म दर्जे की है, दूसरे दर्जे की।
और ये बात मैं केवल आरोप लगाने के लिए नहीं कह रहा, आप देख लीजिए, जब वो लड़कियां धरने पर जंतर मंतर में बैठी, पूरे मीडिया ने 15 दिन बाद क्या प्रचार शुरू किया? पूरे मीडिया ने प्रचार शुरू किया कि वो लड़कियां जाट हैं, जाट। एक क्षत्रिय सांसद के खिलाफ बोल रही है। अयोध्या में साधुओं की महासंसद बुलाई गई और उसमें उस क्षत्रिय सांसद की रक्षा करने का संकल्प लिया। ये हिंदू है, जाट भी, हिंदू है, क्षत्रिय भी, लेकिन उनके बीच में भी लड़ाने का काम करते हैं। वो छोटी जातियों को, पिछड़ी जातियों को, गरीब जातियों को भी आपस में लड़ाना का काम करते हैं। वो ये चाहते हैं कि पूरे देश भर में सब लोग आपस में लड़ते रहे। और वो बिल्ली और बंदर वाली कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, उसी बिल्ली और बंदर की कहानी की तरह वो बांट करते रहेंगे, पूरे देश का भोग लगाते रहेंगे और देश की जनता को विभाजित करते रहेंगे। 1857 से लेकर 1947 के बीच में आजादी की लड़ाई के दौरान और 1947 के बाद से लेकर 2023 तक जनता के, मेहनतकश जनता के, मजदूरों के, किसानों के, वामपंथियों की अगुवाई में चलने वाले संघर्षों के जरिए जो जनता की विराट एकता बनी है, उस एकता को वो खंड खंड करना चाहते हैं। वो अखंड भारत नहीं, खंडित भारत बनाना चाहते हैं, जिसे इस देश की जनता कभी पूरा नहीं होने देगी। ये हम लोगों को समझना चाहिए। और तीसरी और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि उनका सपना भारत का सपना नहीं है। 5000 साल का इतिहास हमारा रहा है। इसमें सिंधु घाटी और मोहनजोदड़ो की, हड़प्पा और की सभ्यता को हम छोड़ दें, जिसका हमें कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। हम मौर्य वंश को देख लें, हम गुप्त वंश को देख लें, हम उसके बाद के राजे रजवाड़ों को देख लें, उसके बाद के मुगल काल को देख लें, उसके बाद के अंग्रेजों के काल को देख लें। इन 5000 वर्षों में इस भारत में सारे धर्मों को मानने वाले लोग आए, सारे धर्मों को मानने वाले लोग रहे, लेकिन कभी भी ये राष्ट्र धर्म के नाम पर नहीं चला। अभी महतो जी बता रहे थे, बाबर की वसीयत का जिक्र कर रहे थे। बाबर की वसीयत छोड़िए, सबसे ज्यादा कुख्यात माने जाते हैं औरंगजेब। अभी मध्य प्रदेश का एक बड़ा मंदिर है, बहुत लोकप्रिय, महाकाल का मंदिर, शिव का मंदिर है। अभी इनके घोटाले की वजह से वहां पे मूर्तियां गिर गई थी, वो एक अलग बात है। उस महाकाल के मंदिर पर एक आदेश लटका हुआ है, औरंगजेब के दस्तखत है उसमें। उस आदेश में लिखा हुआ है कि इस मंदिर को चलाने के लिए इतना पैसा दिया जाएगा, इतना किलो घी दिया जाएगा, इसके पुजारियों का खर्च चलाने के लिए इतनी जमीन दी जाएगी और इसके पुजारियों को इतना वेतन प्रतिमाह दिया जाएगा। उस जमाने की रेट से लिखा हुआ है। मथुरा में एक बहुत मशहूर मंदिर है जिसका नाम है दाऊ जी का मंदिर। उस पर बहुत कई 100 किलो का एक सोने का छत्र चढ़ा हुआ है उसके गुंबद के ऊपर। उसमें लिखा हुआ है कि ये गुंबद जो है, इस पर ये जो सोने का छत्र चढ़ाया गया है वो औरंगजेब ने चढ़ाया था। ऐसा हिंदुस्तान में आप कहीं भी चले जाइए, ये बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का विवाद जब पैदा हुआ तो लोगों ने बताया कि यहाँ के जितने भी मंदिर हैं उन सब के वजीफे किसी न किसी मुगल बादशाह ने बनाए हैं। इसलिए नहीं कि वो सेक्युलर थे, इसलिए कि उनको मालूम था कि अगर इस देश की जनता पर राज करना है तो धर्म के नाम पर देश नहीं चलेगा। अशोक बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे, लेकिन उन्होंने मंदिर नहीं तोड़े, बुद्ध धर्म के नाम पर अपना राज नहीं चलाया। इस देश में एक धर्म के आधार पर राज चलाने की परंपरा कभी नहीं रही। थोड़े से समय के लिए 200-400 किलोमीटर वर्ग मील का एक इलाका है पुणे के पास, जहां पर जरूर पेशवाशाही चली थी, जिसे ये अपना आदर्श मानते हैं। हिंदू पदपातशाही कहते हैं पेशवाशाही को, जिसके खिलाफ भीमा कोरेगांव की घटना हुई थी, जब दलितों ने उस पूरे के पूरे राज को पलट दिया था, हरा दिया था उन्होंने। उस पेशवाशाही को लाना चाहते हैं, जबकि इस भारत की परंपरा में कभी भी धार्मिकता के आधार पर और सांप्रदायिकता के आधार पर राज चलाने की परंपरा नहीं रही। और वो पेशवाशाही कैसी थी, अगर इसको समझना है तो ज्योतिबा फुले की एक किताब है, छोटी सी, ज्यादा मोटी नहीं है, गुलामगिरी नाम है उसका, उसको पढ़ लीजिएगा। उस पेशवाशाही में ये नियम था, ज्योतिबा फुले माली थे, माली। ज्योतिबा फुले सहित उनकी सारी जातियों के लिए ये नियम था कि वो अगर सड़क पर, मार्ग पर चलेंगे तो उन्हें अपने गले में एक कटोरा लटका के जाना पड़ेगा बांध के, ताकि वो जो थूकते हैं वो उस कटोरे में थूके, ताकि जमीन अपवित्र नहीं हो जाए।
उन्हें अपनी धोती के पीछे एक झाड़ू बांध के जाना पड़ेगा, ताकि जिन स्थानों पर उनके पैर पड़ते हैं वो साफ होते चले जाएं। और केवल इतना ही नहीं था, उन्हें ये ध्यान देकर चलना पड़ेगा कि सूरज किधर है, उनकी छाया भी किसी दूसरे पर नहीं पड़ जाए। इस तरीके का समाज जो चला था वो था हिंदू पद्माशाही, पेशवाशाही, जिसे आरएसएस अपनी किताब में लिखकर कहता है कि वो एक ऐसे समाज को लाना चाहते हैं जो पेशवाशाही की तरीके से चलेगा। ये एक बर्बर समाज है, और ये बर्बर लोग केवल सामाजिक स्तर पर इस देश की 90% आबादी के साथ ही बर्बरता नहीं कर रहे, इस देश की 100% महिलाओं के साथ ही बर्बरता नहीं कर रहे, बल्कि ये पूरे देश की आर्थिक नीति के साथ भी, शिक्षा नीति के साथ भी, इन सब चीज़ों के साथ भी बर्बरता कर रहे हैं, जिनका जिक्र अजय भाई ने आपके बीच में किया कि अभी उन्होंने डार्विन को हटाया है, अभी उन्होंने मेंडलीफ को हटाया है, उसके बाद वो गौतम बुद्ध को हटाएंगे, उसके बाद वो भगत सिंह को हटाएंगे, और इन सब की जगह वो किन को लेकर आएंगे? जिन्होंने इस देश को अंधेरे में रखा। आप एक खोज कीजिएगा, बहुत सारी खोजें हुई हैं इस बिहार की जमीन पर, तो और भी ज्यादा खोज हुई है। पंडित नेहरू अपनी किताब में लिखते हैं कि जब अंग्रेज लोग बिना कपड़े के पेड़ पे रहा करते थे, तब हमारे धातु के कर्मियों ने ऐसा लोहा बना दिया था जो कुतुब मीनार के बगल में 2700 साल से खड़ा हुआ है, आज तक जंग नहीं लगी। हमने जीरो भी खोज लिया था, सुश्रुत जैसे एक वैद्य के रूप में हमने ऑपरेशन करना भी सीख लिया था। इतनी सारी खोजें हमारे देश में हुई, लेकिन अचानक वो बंद कैसे हो गई? अचानक वो बंद तब हो गई जब इस देश में से सवाल उठाने को प्रतिबंधित कर दिया गया। आप अगर गूगल करेंगे और इन सारी पुरानी खोज के बारे में देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि चाहे सुश्रुत हो, चाहे चरक हो, चाहे नागार्जुन हो, चाहे वरामिरे हो, चाहे आर्यभट्ट हो, ये सारे विद्वान जिन्होंने गणित में, धातु विज्ञान में, शल्य चिकित्सा में, औषधि विज्ञान में जितनी भी खोजें की है, वो कब पैदा हुए? वो उस समय में पैदा हुए जब इस देश में बुद्ध की विचारधारा का वर्चस्व था, जो ये कहती थी कि कुछ भी पहले से तय नहीं है, सवाल उठाओगे समाधान निकलेगा। उसके बाद जब ये विचारधारा 8वीं शताब्दी में दोबारा से हावी हो गई और इन्होंने आकर कह दिया कि कुछ भी खोज करने की आवश्यकता नहीं है, सब किताबों में लिखा है, पुष्पक विमान भी किताब में है, टेस्ट ट्यूब बेबी भी विमान किताब में है, अभी तो बोले कि कोरोना की दवाई भी किताब में लिखी हुई है। जब से ये लोग आ गए तब से इस देश का विज्ञान का विकास पूरी तरीके से ठप हो गया। आपने प्रतिबंधित कर दिया कि गरीब जाति का आदमी पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता, स्कूल नहीं जा सकता, कॉलेज नहीं जा सकता। आपने बड़ी जातियों के लिए प्रतिबंधित कर दिया कि वो हल नहीं चला सकते। ऊपर वालों के दिमाग और बाकी लोगों के हाथ के बीच के कनेक्शन को आपने काट दिया, और नतीजा ये निकला कि वो देश जो विज्ञान की खोजों में बहुत आगे था, वो देश इतना पीछे चला गया कि अंग्रेज आगे बढ़ गए, फ्रेंच आगे बढ़ गए, जर्मन आगे बढ़ गए। ये अंधेरे में ले जाना चाहते हैं पूरे देश को। कुछ लोगों की तिजोरियों को मालामाल करने के चक्कर में ये इस पुरानी संस्कृति को लाना चाहते हैं, जिस संस्कृति को इस देश की जनता ने हमेशा ठुकराया है, अभी भी ठुकराएंगे। अभी दिलचस्प चुनाव परिणाम आए कर्नाटक के, उनको थोड़ा बारीकी के साथ हम लोगों ने पढ़ा तो हमने देखा कि जहां पर इन्होंने हिजाब का आंदोलन चलाया था, वो लड़की हिजाब पहन के कॉलेज जाती थी, बढ़िया 90% लाती थी, उसके पीछे पड़ के उसका कॉलेज जाना बंद करा दिया था। उन सीटों का क्या हुआ? मालूम पड़ा कि जिन 4 सीटों पर हिजाब के सवाल को लेकर इन्होंने हिंदू मुस्लिम करवाने की कोशिश की थी, उनमें 4 पर बीजेपी हार गई, 2 में जमानत जब्त हो गई। जनता ने फैसला दिया। उसके बाद और जोरदार जानकारी मिली, और ये जानकारी तो मुझे अभी परसों के रोज एक इन्हीं की विचारधारा को मानने वाले पत्रकार ने दी। बड़े दुखी बैठे हुए थे। मैंने कहा क्या हो गया यार, ये मुंह पे 12 क्यों बजे हुए? बोले मोदी जी को हनुमान ने भी लात मार दी। मैंने कहा क्या हुआ? बोले हम कर्नाटक वाले ये मानते हैं कि हमारे हनुमान इस जिले में यहाँ पैदा हुए थे, और इसमें ये कहा कि बजरंग दल पर रोक नहीं लगनी चाहिए, बजरंगबली पर हमला हो रहा है। जब भी वोट दबाने के लिए जाए ईवीएम की मशीन पर तो बजरंगबली का नाम लेके दबाएं, इन्होंने कहा। और बजरंगबली की, हनुमान की जन्मस्थली जिसको वो मानते हैं, उसकी 5 सीटों पे बीजेपी हार गई। तो हनुमान ने भी कहा कि कमबख्त पहले राम को बेचने की कोशिश की, अब मुझे बेचने की कोशिश कर रहा है, नहीं चलेगा। इस देश की सांस्कृतिक परंपरा में
इस देश की धार्मिक परंपरा में भी कलुष नहीं है, अत्याचार बर्बरता नहीं है, उसको व्याख्यायित करने की कोशिश भले की गई हो। इनका भारतीय संस्कृति के साथ कोई मतलब नहीं है। महीनों तक सीता अशोक वाटिका में बैठी रहती है, रावण उनको हरण करके ले जाते हैं अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए, लेकिन सीता के साथ कोई और दुष्कर्म करना तो दूर की बात है, उनके साथ अपशब्दों का इस्तेमाल भी नहीं किया जाता। अपने दरबार की सबसे भरोसेमंद और सबसे सभ्य दासी को उनके साथ रखा जाता है ताकि सीता को कोई परेशानी नहीं हो। उसी रावण को जब पराजित कर दिया जाता है युद्ध में और वो मरने वाले होते हैं, राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि जाओ रावण के पास शिक्षा लेकर आओ, उससे ज्यादा विद्वान आदमी धरती पर कोई नहीं है। और उन्हें मालूम था कि लक्ष्मण उजड्ड टाइप के आदमी है, तो वो ये कहते हैं कि सिर की तरफ खड़े मत होना, पैर की तरफ खड़े होना। जिस देश में दुश्मन से भी, पराजित दुश्मन से भी सीख लेने का प्रचलन है, जिस देश में शिवाजी के सैनिक जब एक खूबसूरत लड़की को पकड़ कर लाते हैं कि ये फलाने नवाब को हरा के आए हैं, उसकी बेटी है, शिवाजी क्या कहते हैं? शिवाजी कहते हैं कि काश इतनी सुंदर मेरी माँ होती तो मैं भी उतना ही सुंदर होता। उसका स्वागत करते हैं, उसको बहन बनाते हैं और कहते हैं कि इसको घर पे वापस छोड़ के आओ, आइंदा ये काम नहीं होगा। इस देश में इस तरीके की छिछोरी, इस तरीके की बर्बर और अश्लील हरकतों की परंपरा नहीं रही है, ये देश की जनता समझ रही है। इसीलिए जंतर मंतर पर बैठी हुई थोड़ी सी लड़कियों से दूसरे नंबर के जो 2 नंबरी हैं अमित शाह, उनकी पसीना आने लगा है और उनसे बातचीत करके वो कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कितना भी रास्ता निकालना है, ये जागरण का समय है। इस देश की जनता जागृत हो रही है और इस देश की जनता को जागृत करने में मैं तो साहब से मैं बाद में बात कर लूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि 1920 से लेकर आज तक इस देश में जो भी सकारात्मक हुआ है, जो भी अच्छा काम हुआ है, चाहे वो जाति तोड़ो आंदोलन हुआ हो, चाहे वो सांप्रदायिकता के खिलाफ संघर्ष हुए हो, चाहे वो साहित्य में इस देश में समानता और प्रगतिशीलता लाने के प्रयत्न किए गए हो, चाहे वो इस देश में जमींदारों के हाथ से जमीन छीनकर गरीब भूमिहीनों में बांटने के क्रांतिकारी काम किए गए हो, चाहे इस देश में लोकतंत्र की हिफाजत करने के काम किए हो, हम कितनी भी छोटी ताकत रहे हो, लेकिन इस लाल झंडे के अलावा कोई भी सार्वजनिक परिवर्तन इस देश में नहीं हुआ है। हम नींबू की तरह हैं, अगर 100 किलो गर्मा गर्म दूध में भी ये नींबू अगर निचोड़ जाता है, उसको भी दही बना के रख देता है। आज वामपंथ की इस देश के अंदर वो ताकत है। हम एक कैटालिसिस फोर्स है, हम एक उत्प्रेरक शक्ति है। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि हम केवल उत्प्रेरक शक्ति नहीं लगना चाहते, हम केवल उनके दूध का दही नहीं जमाना चाहते, अपने दूध की भी मिठाई बनाना चाहते हैं। और उसके लिए हमें आगे की ओर जाना है, उसके लिए हमें बहुत सारी कोशिश करनी है। लेकिन इसी के साथ हमें अभिमान भी करना है कि ये अजय भाई जिस पार्टी के नेता हैं, हमारे साथी इस पार्टी के जिला सचिव यहाँ पर बैठे हैं, जिस झंडे के नीचे आप लोग बैठे हैं, ये वो पार्टी है जिसने कम से कम 3 काम जिसके दुश्मन भी मानते हैं। पहला काम तो कि ये वो पार्टी है जो कभी दुश्मन के सामने घुटने नहीं टेकती। 26 शहादतें समस्तीपुर की मिसाल है, उदय शंकर जी जिनमें से एक है। और दूसरे हमारे दुश्मन भी मानते हैं कि अभी दुनिया की टकसाल में ऐसा नोट या डॉलर या पौंड या ये नहीं बना जो हमारी पार्टी के किसी नेता को खरीद सके। हम सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करते। और तीसरी बात वो ये भी मानते हैं कि ये वो लोग हैं जिनके पास जानकारी है, जिनके पास विचार है और उस विचार को लागू करने की शक्ति है। हमारी 26 शहादतें इस बात की प्रमाण है। मार्क्स ने एक बात कही थी कि वही विचारधारा जिंदा रहती है जिस विचारधारा के लिए लोग जान देने के लिए तैयार हो। और ये वो विचारधारा है जिसके लिए लोग जान देने के लिए तैयार हैं। मोदी जी भी इस बात को जानते हैं, वरना हमारी ताकत क्या है। अगर मान लिया जाए तो पार्लियामेंट भी कम हो गए हैं, सरकार भी एक रह गई है, लेकिन उसके बाद भी अगर उनकी रातों की नींद हराम होती है तो इन्हीं की वजह से होती है, क्योंकि वो जानते हैं कि संसद में भले ही कम हो, लेकिन जब 3 कृषि के कानून आते हैं तो देश के 550 किसान संगठनों को एक मंच पर इकट्ठा करने की ताकत अखिल भारतीय किसान सभा में है। तब वो ये जानते हैं कि जब 4 लेबर कोड लेकर वो आते हैं, तब देश की सारी ट्रेड यूनियंस को इंटक सहित
एक मंच पर लाने की ताकत इस झंडे के पास है। वो ये जानते हैं कि जब वो तमाम सारे घपले लेकर आते हैं और बाकी पार्टियों के नेताओं को सूझता नहीं कि क्या करें और क्या नहीं करें, ये वो लोग हैं जो उसके अंदर पढ़कर इस देश की जनता को जागरूक करने की कोशिश करते हैं। उन्हें डर लगता है और जब उन्हें डर लगता है तो हमें लगता है कि हम कामयाब हो रहे हैं। हम उसी डर को बढ़ाते रहेंगे इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए और इस देश पर मनु स्मृति, गौतम स्मृति, नारद स्मृति, इस तरीके के पुराने ग्रंथों के राज को थोपने की साजिशों के खिलाफ लगातार संघर्ष करते रहेंगे। ये आज कॉमरेड उदय शंकर जी की शहादत के दिन हम ये संकल्प लेते हैं कि उन्होंने भूमि को बंटवारे की लड़ाई लड़ी थी। हम इस भूमि को बरकरार रखते हुए इस पूरी भारत भूमि को एक लोकतांत्रिक और समता मूलक समाज बनाने के संघर्ष को जारी रखेंगे, भले ही कितनी भी कुर्बानी क्यों नहीं देनी पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।